को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। माँ, माँ वो होती है जो हर मुश्किल का सामना करके अपने बच्चे की रक्षा करती है, लेकिन ये माँ अपने बच्चे को इस जिंदगी में लाना ही नहीं चाहती थी। नमस्कार, मैं श्रेयस सरपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र भूमि है अपने मान सम्मान, अपने हक के लिए लड़ने वालों की, शिव छत्रपति जैसे महान हीरो की। आज अपना महाराष्ट्र हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली क्राइम की जड़ें भी यहाँ बहुत गहरी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2013 में पूरे महाराष्ट्र में हिंसक अपराध के लगभग 30,000 मामले और महिलाओं के प्रति जुर्म के लगभग 26,000 मामले सामने आए, जो पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए हैं और यह वाकई में चिंता का विषय है। सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ के जरिए हमारी एक कोशिश है कि हम सब महाराष्ट्रवासी जुर्म के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं, ताकि हमारा ये स्टेट एक क्राइम फ्री स्टेट कहलाए। अभी अभी हमने देखा कि एक औरत की गोद भराई हो रही थी, पूरा परिवार आने वाले बच्चे की खुशी मना रहा था, लेकिन ये माँ उस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती, यहां तक कि वो अपनी खुद की जान देने के लिए तैयार है। आखिर क्यों? ऐसी क्या परिस्थिति थी कि एक माँ को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? क्या वो अपराधी थी या किसी अपराध की शिकार थी? जानने के लिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र की एक चौंका देने वाली घटना। ए शांति, आज ना तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। पहले पकड़ के तो दिखा। अच्छा, ये रुक, तुम भाग कहाँ रही है? आएगा, अब बता, सोना बोल अब क्या हुआ? आई गए पोरिंदो, कशाला मस्ती करता है? इतनी बड़ी होती जा रही है, अक्ल कब आएगी रे तुझे? योगिता सोड दिला। रुक जा, आने दे बाबा को, खूब शिकायत लगाऊंगी तेरी मैं। काय झालं? ले आ गए बाबा, अब लगा शिकायत। अच्छा रुक तो। बाबा मैं खाना लेके आती हूँ। बाबा। तुमने खाया क्या? हाँ बाबा। और तेरी टोपली बना के हो गया क्या? हाँ बाबा, वो हो गया। लवकर कर। हाँ? हाँ। भाऊ भाऊ दिवस फिरले, सारे कामकाज ठप पड़ गए हैं, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। जवान बेटी घर में ऐसे बैठी है, भाऊ मला काही समझत नहीं कि मैं काय करूं। भगवान पर भरोसा रख, दिन कब लड़ जाएंगे कोई ठीक नहीं। युक्ता तुम्हारी पोरगी नहीं आता माझी पोरगी आहे। एक मिनट, ठीक है? नहीं भाऊ, आपका पहले से ही बहुत उधार है। अरे भगवान ने दिया इसलिए दे रहा हूँ, मगर एक दिन सब वसूल लूंगा। कुछ बात हुई गणपत काका से बाबा काम को लेकर? बात तो हुई है, बाकी देवाची मर्जी। ये सेठ के वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेके घर जा, मैं कुछ काम पड़ा के आता हूँ। जी बाबा।
योगिता तू काय झालं? तू इतनी डरी हुई क्यों है? आई वो मेरे पीछे कोई था। था मी बघतो. नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। सच में कोई था बाइक पर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अरे देवा, जवान लड़की को इतनी रात में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। चल घरात चल बघू, चल. कल गणपत भाऊ ने खुद से 1000 रुपये दिले. देवच पावला म्हणायचा. खरं तर गणपत भाऊ आणि कांचन भाभी दोनों भी बहुत अच्छे हैं. सारे गांव पर उपकार करते रहते हैं. आई, अब हमारा अचार ना एकदम खाने लायक हो गया। मैं कंचन काकी को देकर आती हूँ। जा देऊन ये. काका, अरे गणपत भाऊ, 100 वर्ष आयुष्य है. अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे. भाऊ मुझे बुला लिया होता. मैं अपना उधार लेने आया हूँ. लेकिन भाऊ तुम्हाला माहिती है कि मेरे पास पैसे नहीं है. मैंने कब बोला मुझे पैसे चाहिए? मैं समझा नहीं. हम तो यहाँ योगिता का हात मागणे आए. माझा भतीजा आहे ना माधव, उसको तुमची योगिता बहुत पसंद है. लेकिन उसने योगिता को देखा कहाँ? पुण्यासारखं स्थळ आहे. खूप छान है हमारा माधव. बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए थे और तब से खुद को संभाला है इसने. गोंदिया में खुद का घर है और नागपुर में नौकरी करता है और वहीं रहता है. बड़े ऑफिस में काम करता है. हमने इसे योगिता के बारे में बताया और कल ही इसे योगिता बाजार में मिल गई. इसे तो योगिता बहुत पसंद है. क्यों योगिता, पसंद है ना माधव? अगं सांग ना, आवडला ना तुला? शर्मा गई. लॉका कर बेटा, बस निकलणार. बाबा ये आपके लिए। बेटा उल्टी गंगा ना भाओ. अरे तुम जवाई हो मेरे, मुझे तुम्हें देना चाहिए. बाबा आज से मैं सिर्फ आपका दामाद नहीं हूँ, आपका बेटा भी हूँ. आप सबकी सारी जिम्मेदारियां आज से मेरी. खुश रहो बेटा. भगवान जाने पिछले जन्म में जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम जैसा दामाद मिला है. सदा खुश. योगिता एक नई नवेली दुल्हन की तरह कई सारे सपने बुनकर अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रही थी. बहुत खुश थी वो और उसके घर वाले भी. पर क्या वाकई में उसका यह सपना सच होने जा रहा था, या उसकी शादी एक बुरे सपने में तब्दील होने जा रही थी? आज अगर आई होती ना तो अपनी बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करा दे. माफ करना, जाते वक्त सोचा नहीं था कि मेरे साथ और भी कोई आने वाली है. मुझे बस 1 मिनट देना, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ.
ओके। ए रुक, ये मुझे दे दो। आ जाओ, तुम बैठो। तू नवी नवरी आहेस का माझी दुल्हन? तू आज काम नहीं करेगी? ऐसे क्या देख रहा है? क्या दिखती है रे तू। अच्छा, तभी मेरा पीछा करता था। जब तुझे पहली बार देखा ना, तभी मैं समझ गया था तू बड़े काम की चीज है। अपनी बीबी को कोई काम की चीज कहता है? सर, छोड़ना, खाना बनाने दे। अरे तुझे खाना बनवाने और काम करवाने के लिए थोड़ी ना लाया हूँ। अच्छा, तो फिर तू मुझे क्यों लाया है? देख, मैं तुझे यहाँ लाया हूँ ताकि तेरे आने से मेरी जिंदगी का सूनापन खत्म हो जाए। अरे बहुत अकेला रह चुका हूँ, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा जिंदगी भर। लाख में फाइनल कर लो। भाव जो कह दिया सो कह दिया, बार बार मोल भाव नहीं करता, समझे? अरे तू कितनी लकी है रे मेरे लिए। तू आते ही एक डील पक्की हो गई। अच्छा, ये क्या कर रही है? खाना। जा जल्दी से रेडी हो जा, चल। एक मिनट, खाना तो बनाने। अरे बाहर खाना खाएंगे, जल्दी से रेडी हो जा, चल जल्दी कर। एक मिनट, जल्दी रेडी हो जा, चल फटाफट। चला। अरे ये क्या कपड़े पहने तूने, गवारों जैसे? शहर में आ गई है तू, अभी ऐसे बाहर जाएगी? मेरे पास तो यही एक अच्छे कपड़े हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये देख, तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूं। ये तेरे लिए। मेरे लिए? नहीं, पड़ोसे के लिए। चल पहन क्या। अरे वाह, काय झकास दिसतेस। चल तू इधर खा, मैं अभी आता हूँ। हाँ, हाँ? कौन था वो? अरे वो मेरा पहचान वाला था, पहले मैं उसके साथ काम करता था। मुझे वो अच्छा नहीं लगा, कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे। तुम्हें कोई अच्छा लगता है क्या? लगता है ना तू। चल घर चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। तू भी ना। अरे बार बार कितनी बार फोन करेगा यार। देख नहीं, जा क्या करना है कर ले। चल मैं भी देखता हूँ, क्या कर ले कर। क्या हुआ? शहर जा, चल। अभी? हाँ इसी वक्त, अभी लेकिन क्या अभी? ये चल खाना- जल्दी रेडी हो जा, चल। खाना लेकिन बंद कर दे, चल एक- जल्दी से रेडी हो जा, चल।
माता तो कुछ बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अरे तू 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? तो चुप तो हूँ। अरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ये देख, दादाजी भाई को है। पूरे गांव के सामने इनकी शादी हुई। अब एक आवाज और निकाली तो मेरे आदमी तेरे माधव को मार देंगे। नाना साहब ऐसा मत करना साहब, मेरे माधव को कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तेरे नसीब का फैसला हो चुका है। पूरे गांव के सामने तेरी शादी हुई मेरे साथ। बहुत इज्जत है मेरा ये गांव में, और दूसरा बीवी आने के बाद मेरा इज्जत और बढ़ गया। कोई आके मेरा इज्जत पे हाथ डाले ये मैं होने नहीं देगा। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की या किसी को भी सच्चाई बताने की कोशिश की तो तेरे माधव को मार दूंगा, और उसके साथ साथ तेरे घर वालों का जीना भी हराम कर दूंगा मैं। छोटी बहन है ना तेरे को, धंधे पे बिठा दूंगा उसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ मत करना। मैं वो सब करेंगे जो बोलोगे साहब, मैं वो सब करूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे माधव को, मेरे घर वालों को कुछ मत करना। इंसान खुद लाख मुश्किलें झेल सकता है, लेकिन अगर उसके अपनों की जिंदगी दांव पर लगी हो तो वो कमजोर पड़ जाता है, और इसी बात का फायदा बड़े और ताकतवर लोग उठाते हैं। योगिता के पास अब पुष्पराज की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके घर वालों की जिंदगी खतरे में थी। माधव उसके लिए उम्मीद का वो सहारा था जो उसे इस नर्क से निकाल सकता था, लेकिन फिलहाल वो अकेली थी, मजबूर थी। क्या योगिता इस नर्क से निकल पाएगी? ये खबर सुना के तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं बाप बनने वाला हूं, मैं बाप बनने वाला हूं सचिन। अब तो ये सारा गांव जान लेगा कि पुष्पराज में आज भी कितना दम है। मेरा बेटा आ रहा है, मेरे कुल का दीपक आ रहा है। लय भारी भाऊ,
आपने तो कमाल कर दिया। अरे सब किस्मत की बात है। इस उम्र में शादी करके पूरे गांव को दिखाया कि इसके अंदर कितना दम है। अब मेरा बेटा आ रहा है ना, अब मुझे कोई चिंता नहीं। बड़ा मना माफ कर, मैं तेरे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। भले ही मुझे उसके लिए भी जान देनी पड़े। खोलो दरवाजा, डॉक्टर को बुला। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा कैसा है? वो भी ठीक है। अरे भाई को इसको बाहर ले जाके चुप कराना। ले 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 तो बच्चा, चुप 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 आओ। तू कैसे आया यहाँ? कैसा है रे तू? तुझे पता है उस बुड्ढे ने मेरे साथ क्या क्या किया? बुड्ढे को तो मैं देख लूंगा। तू भी इस बच्चे को रख और चल जल्दी। जा यहाँ से, जा माता कोई आ जाए। तू भी मेरे साथ चल। नहीं माता भी कोई आ रहा है तो जा, जा लो कर माता कोई आ रहा है, जा भी। मैं जा रहा हूं। लेकिन सुन, कल रात गांव के कुएं के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम किसी भी तरीके से आ जाना, अकेले, समझी? चल चल मैं चलता हूँ। शहर का काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, इस बार ज्यादा मुनाफा आएगा। वो तो आना ही है। सचिन अब तो भी अच्छा जम गया काम, अच्छा है। रोटी। अरे ये क्या है? जा खीर ले गया। लाती हूँ। अरे लवकर ला। हाँ जी लाई। किस
बच्चा क्यों लेकर आई है? माधव, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कैसे छोड़ के आ जाती? ये तेरा बच्चा नहीं है, उस पुष्पराज का पिल्ला है। देख माधव, उस पापी ने जो भी किया ना, उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। चल अब चलते हैं। माधव, हम इस नए घर में क्यों आए हैं? मैं तुम्हें उस पुराने घर में नहीं रखना चाहता। उस पुष्पराज के आदमी कभी भी वहां पर आ सकते हैं। शाम तक हम चले जाएंगे, तू चल मेरे साथ। अभी कहाँ? चल के इस बच्चे के लिए और तेरे लिए थोड़ा सा सामान खरीदते हैं। चल। तू रुक, मैं जरा आता हूँ। ला, तू थक गई होगी, मुझे दे दे। दे दे मुझे, मैं बस अभी आया। आता हूँ। आप लोग चल। गाड़ी क्यों रोकी? आओ, सामने पुलिस है। पुलिस किधर से आई? आओ, संभल के, सामने पुलिस है। जिस माधव के लिए योगिता ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया था, उसी माधव ने उसे धोखा दिया था, यहां तक कि उसका सौदा किया था। आखिर कोई इंसान एक महिला का, एक औरत का इस तरीके से सौदा कैसे कर सकता है? कानूनन तो यह अपराध है ही, लेकिन इंसानियत के तौर पे भी यह एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है। खून खौलता है मेरा ऐसे आदमियों को देखकर। सोचिए क्या गुजरी होगी उस औरत पर जब उसे पता चला होगा कि उसी के पति ने कुछ रुपयों के लिए उसे किसी और को बेच दिया। अब तक तो योगिता मजबूरी में सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसके बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। देखा, नहीं मिला ना? कहां कहां ढूंढेगी उसे? अरे उसका तो धंधा ही ये है। ऐसे लोग इतने आसानी से नहीं मिलते, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। चलिए, आपको हम आपका घर छोड़ेंगे। नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपने बच्चे को लिए बिना कैसे जाऊंगी? मैं उसे ढूंढूंगी हर जगह। सच बताओ, आखिर ये बच्चा किसका है? अगर तुला मी सांगितले ना, मेरे रिश्तेदार का है बोला तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे मियाँ बीवी के झगड़े में
बीवी उठ के मायके चल गई। अब बाप अकेला बेचारा क्या करेगा, तो लेकर आया तुम्हारे पास। 2-3 दिन में चला जाएगा। और कल उठ के हमारे भी तो बच्चे होंगे, तो अभी से ट्रेनिंग ले ले। कौन है? कोई नहीं है। तू कहाँ गायब हो गई थी? मैं ढूंढ रहा था ना तुझे। तू चल, मैं आता हूँ। बहुत बारात ले आया तू, अब तुझे हम तेरे ससुराल ले चलते हैं। साहब चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं इसका पति हूँ साहब। ये योगिता सांगना है ना। तो ये कौन है? वो पुष्पराज ने सब कुछ उगल दिया पुलिस स्टेशन में, समझ में आया ना? चल। जम्मा आइला, ये तेरी दूसरी पत्नी, और ये बताता हूँ साहब, बताता हूँ। इस लड़की को भी मैंने बेचने के इरादे से लाया था। इसकी भी फाइनल डील हो चुकी थी साहब। मैं गांव के भोले भाले परिवार की लड़कियों को फंसाकर बेचने का धंधा करता हूँ साहब। इसमें गांव वाले लोग भी मेरी मदद करते हैं। योगिता जैसी मजबूर लड़कियों का सौदा पुष्पराज जैसे लोगों के साथ करता हूँ, और वो अपने घर में बीवी के लिए मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार रहता है साहब। और बीवी के साथ नौकरानी का भी काम करती है। ऐसे में योगिता को पहले से ही पुष्पराज को बेचा था मैंने, लेकिन पुष्पराज अपनी जुबान से पीछे हट गया साहब। अरे बार बार कितनी बार फोन करेगा यार? देखते हैं, जा क्या करना है कर ले। मेरी 5 लाख रुपए की बात हो गई थी इसके साथ, पर इसका मुंह देख के उसने 2 ही लाख रुपए दिए, बस उतना ही साहब। ताई, जो होना था वो हो गया। अच्छा किया कि उस पापी को तूने पुलिस के हवाले कर दिया, वरना पता नहीं वो बदमाश कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी खराब करता। माधव को आईपीसी के सेक्शन 370 मानव तस्करी, सेक्शन 120 भी आपराधिक षड्यंत्र, सेक्शन 415 और 417 धोखेबाजी, सेक्शन 503 और 506 आपराधिक धमकी और सेक्शन 376 बलात्कार के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पुष्पराज और उसके भाइयों के साथ साथ गणपत और कंचन को भी आईपीसी सेक्शंस 120 बी, 370, 415, 417 और 506 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए इंसान को खुद भी खड़ा होना पड़ता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है। एक तरफ हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कुछ असामाजिक लोग लोगों की भूख और गरीबी का फायदा उठाकर उनकी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका सौदा कर रहे हैं। उनको नौकरी के शादी के सपने दिखाकर उनको देह व्यापार में धकेल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2013 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 310 मामले दर्ज हुए, जिनमें हर उम्र की लड़कियां शामिल थी। अगर योगिता के माँ बाप ने माधव के बारे में छानबीन की होती, उसके बारे में जानकारी रखी होती, तो शायद योगिता इस षड्यंत्र और इस यातना से बच सकती। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा सजग रहे, सावधान रहे। महाराष्ट्र को क्राइम फ्री बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता पास।